जीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करने वाली हूँ। 3rd यूनिट से लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 3rd यूनिट आपकी है जिसमें 2nd अध्याय है बुद्धि के प्रति उपागम एक से बहुलिक तक, जिसमें हमने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है समस्या समाधान की संकल्पनाएँ, गहन चिंतन, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग और मेटा संज्ञान और सृजनात्मकता जो है आज हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है समस्या समाधान की संकल्पनाएँ। अब हम आगे की क्लास में बात करने वाली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉपिक की बात करेंगे आज हम। ये मतलब 3rd यूनिट में जो है आपका 2nd अध्याय था, तो ये आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सृजनात्मकता, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जो है उसको हल करना है अच्छे से। तो सृजनात्मकता को साधारण शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह मनुष्यों द्वारा विविध क्षेत्रों में की गई प्रगति एवं विकास से है, ठीक है, यानी कि विकास है। सृजनात्मकता का मतलब होता है इनकी विभिन्न क्षेत्रों में की गई जो प्रगति एवं विकास होता है, यानी कि नया खोज करना, ठीक है। अभी पूरा पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मौलिक चिंतन, पुरानी समस्याओं के नवीन समाधान, सृजनशीलता तथा जीवन के भिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण अपनाना सृजनात्मकता है, ठीक है। और मनुष्य में नित्य नया करने की इच्छा होती है, यानी कि मनुष्य में जो होता है नित्य नई चीज़ों को खोजने की इच्छा होती है, यानी कि जो व्यक्ति नवीन कार्यों को अंजाम देते हैं उनमें सृजनात्मकता की अपार संभावनाएं होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सृजनात्मकता या रचनात्मकता कहते हैं, तो यहाँ पे इसका जो है दूसरा नाम है, ठीक है। तो अर्थ है किसी भी क्षेत्र में जैसे कला, साहित्य या विज्ञान में, इनकी विज्ञान में कुछ नया या मौलिक बनाने, सोचने या करने की क्षमता, या फिर किसी समस्या का समाधान नए तरीके से खोजने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है, ये आपका सृजनात्मकता जो है क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपने साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया या मौलिक बनाने, सोचने या करने की क्षमता, या फिर किसी समस्या का समाधान नए तरीके से खोजते हैं। यानी कि कोई समस्या है, जैसे कि आपका व्यक्तिगत समस्या हो गई, पारिवारिक हो गई, मतलब व्यावसायिक हो गई, ठीक है, कोई भी प्रकार की आपकी समस्या है तो उसको जो है नए तरीके से जो है आपको समाधान उसका खोजना, ठीक है। और इसके बाद देख सकते हैं ये एक मानसिक प्रक्रिया आपकी होती है, यानी कि ये सृजनात्मकता जो होता है ये जो है मानसिक प्रक्रिया है, नए विचारों, समाधानों या उत्पादों को जन्म देती है। स्किनर के अनुसार आप परिभाषा देख सकते हैं, ये स्किनर के अनुसार ये परिभाषा आपकी है, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष के लिए भविष्यवाणी, निष्कर्ष, नए मौलिक जो नवीन क्षेत्रों की खोज करता है, नवीन अवलोकन करता है, नवीन भविष्यवाणी करता है तथा नवीन निष्कर्ष निकालता है। ये स्किनर के अनुसार परिभाषा हो गई है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं टॉरेंस के अनुसार परिभाषा देख लीजिए। टॉरेंस के अनुसार परिभाषा है सृजनात्मक समस्याओं, कमियों, ज्ञान में अंतर, ठीक है, खोजे गए, ये खोए गलत लिखा हुआ है, खोजे तत्वों, अव्यवस्थाओं इत्यादि के प्रति संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि ये टॉरेंस के अनुसार है। इसमें कठिनाइयों की पहचान करना, समाधानों की खोज करना, कमियों के विषय में अनुमान लगाना, यानी कि जो कमियां होती हैं, अथवा कमियों के विषय में परिकल्पनाओं की सूत्रबद्धता, परिकल्पनाओं का पुनः परीक्षण तथा संभवतः उनका रूपांतरण तथा पुनः परीक्षण और अनंतः परिणामों की धारणा निहित है। ये जो है टॉरेंस के अनुसार परिभाषा है। और आप देख लीजिए जैसे कि हमने बताया कि सृजनात्मकता क्या होता है, तो नई चीज़ों की खोज करना, नया निर्माण करना, ठीक है, ये सब तो नयापन क्या होता है। तो इनके अनुसार इसमें क्या है, सृजनात्मकता का अर्थ होता है कुछ ऐसा करना, सोचना जो पहले से ना हो, यानी कि सृजनात्मकता का अर्थ हुआ कि जैसे कुछ ऐसा करना जो करना या आप सोचना जो पहले से ना हुआ हो, उसकी नई चीज़ों की खोज करना, ठीक है। पहले से मौजूद चीज़ों को अलग या बेहतर तरीके से करना, यानी कि जो पहले से मौजूद नहीं है उन चीज़ों का जो है खोज करना, बेहतर तरीके से सोचना, यानी कि आप जो है नई थिंकिंग यानी नया प्लान बनाते हैं, नई सोच रखते हैं, इस प्रकार से। मौलिकता क्या होती है, ये सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, यानी विचार या कार्य पहले से मौजूद नहीं होते, यानी कि जो आपका प्राथमिक अनुभव होता है उसी को मौलिकता कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप समझ लीजिएगा विचार या कार्य पहले से मौजूद नहीं होते, यानी कि कोई पहले से मौजूद नहीं होता है, जो थिंकिंग आपको अचानक से आती है, ठीक है, तो उसके बारे में आप विचार करते हैं, नया निर्माण करते हैं, इस प्रकार से समझिए। मौजूद नहीं होते या किसी चीज़ को पहले से मौजूद तरीक़ों से अलग या अनोखे तरीके से करने की क्षमता। एक तो हो गया कि नई थिंकिंग का विचार करना, निर्माण करना। दूसरा हो गया जैसे कोई आपकी समस्या है, वस्तु घटना कुछ भी है, तो उसको जो है नए तरीके से उसका निर्माण करना, जैसे पहले से है उसका, जैसे कि कैसे, जैसे कि हम कोई आकार है, कोई आकृति है, चित्र है, तो जैसे वो गोला ऐसे है, ठीक है, तो अब इसको आप गोलाकार आकृति दे दिए, इस प्रकार से समझ लीजिए। और समस्या समाधान सृजनात्मकता समस्याओं के नए और प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता है, नई समस्याओं के नए और प्रभावी समाधान खोजने में मदद करती है। ये जो है समस्या समाधान इस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कल्पना विचार क्या होता है। ये कल्पना विचार सृजनात्मकता में जो है कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो नए विचारों और संभावनाओं का जन्म देती है, यानी संभावनाओं को जन्म देती है, या इसमें कल्पना नए विचारों को उत्पन्न करता है, उन्हें व्यवहार में लाना शामिल होता है। मानसिक प्रक्रिया भी हमने बताया कि सृजनात्मकता में जो है ये एक मानसिक प्रक्रिया है, एक प्रकार की, ठीक है। ये मानसिक प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। इसके बाद देख सकते हैं सृजनात्मकता प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे प्रसिद्ध गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रसिद्ध ऐसे लिख लीजिएगा आप, ठीक है, प्रसिद्ध
तो यहाँ पे देख लीजिए मनोवैज्ञानिक रिले, ये रिले वैज्ञानिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। और लेविंग ने सृजनात्मक प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान बताए हैं या चरण कह सकते हैं। एक, समस्या का प्रत्यक्षण बताया है, समस्या को परिवर्तित करना बताया है, निर्णय को निलंबित करना बताया है, उद्भावन प्रभाव बताया है, किसी के एक विचार में बंध जाना बताया है। बंध जाना मतलब कि जैसे कि कोई समस्या है तो आप कह रहे हैं हमको उसको हल ही करेंगे उसकी समस्या को, तो यानी कि पूरे तरीके से उसी के पीछे पड़ जाना, ठीक है। परिणाम का अनुमान हो गया, उत्तम निष्कर्ष चयन हो गया, निर्णय में सुशादी करने की इच्छा हो गई, यानी सही सुधारने की उसको, ठीक है, अनिश्चितता को स्वीकार करना। आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपको सिलेबस में आता है और आपको जो है आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। सृजनात्मकता संबंधी मनोवैज्ञानिकों के विचार क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप मनोवैज्ञानिकों के विचार जो है 3 मनोवैज्ञानिकों के विचार यहाँ पे हमने जो है डिटेल में लिखे हैं। तो इसमें आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपका जो है क्वेश्चन हल हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सृजनात्मक एवं मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी अपूर्ण या नवीन चीज़ों का निर्माण करता है। किंतु सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कभी नए सिद्धांतों के रूप में होती है, तो कभी उत्पादों के रूप में होती है, तो कभी विचारों व कलाओं के रूप में होती है। प्रत्येक स्थिति में अपूर्णता या नवीनता की विशेषता विद्यमान रहती है। वास्तव में सृजनात्मकता अपसारी चिंतन का ही एक रूप है, यानी कि ये जो होता है सृजनात्मकता, ये एक अपसारी चिंतन का ही रूप है। उन्हीं बिंदुओं पर जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार जो है व्यक्त किए हैं। सृजनात्मकता के सिद्धांत कहलाते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। यहाँ पे निम्नलिखित होगा। गेस्ट जल के अनुसार आप देख सकते हैं, गेट जल के अनुसार आप देख सकते हैं, सही मनोवैज्ञानिक जैक्सन के साथ मिलकर सृजनात्मकता को जो है मापने का परीक्षण किया है। गेटजेल तथा जैक्सन द्वारा सृजनात्मकता की मनोवैज्ञानिकों ने अपनी खोज में 5 विभिन्न सृजनात्मकता की मापों का प्रयोग किया है, यानी कि परीक्षण किया है। ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं गेटजेल और जैक्सन, ये जो वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने जो है सृजनात्मकता का जो है 5 जो है मापों में जो है प्रयोग किया है, ठीक है। 5 यहाँ पे देख सकते हैं 5 विभिन्न सृजनात्मकता की मापों का प्रयोग किया है, परीक्षण कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि ये परीक्षण किनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शब्द सहचर्य परीक्षण हो गया, यानी कि शब्दों का, ठीक है, सहचर्य यानी कि शब्दों को उसको पहचानना, ठीक है। और जो है लेखन जो लिखा हुआ है तो उसको वालों को पहचानना होता है, यानी कि उसको रिपीट करना होता है। वस्तु परीक्षण के प्रकार हो गया, छिपी आकृति परीक्षण हो गया, यानी कि छिपी हिडन, ठीक है। और इसके बाद 3 विभिन्न अंत हो गए और समस्याओं की पूर्ति हो गई। फिर टॉरेंस के अनुसार ये देख सकते हैं, पहले आपने गेटजेल के अनुसार देखा, फिर आप टॉरेंस के अनुसार, ये दूसरे मनोवैज्ञानिक हो गए वैज्ञानिक, ठीक है। एक आपका गिलफोर्ड है। तो सृजनात्मकता को मापने के लिए टॉरेंस, यानी कि टॉरेंस ने ये डेट दे सकते हैं, यानी टॉरेंस 1566 में जो है, यानी कि टॉरेंस ने एक परीक्षण का निर्माण किया। इन्होंने एक परीक्षण का निर्माण किया जो काफ़ी लोकप्रिय सिद्ध हुआ। परीक्षण के दो भाग बताए इन्होंने। एक परीक्षण एक किया, उसके भाग 2 बताए, शाब्दिक और आकृतिक भाग हो गया। तो ये एक आपका हो गया शाब्दिक भाग और एक हो गया आकृतिक भाग। तो जो इसमें आकृतिक भाग है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो तीसरा भाग कौन से, यानी कि शाब्दिक एक हो गया, एक आकृतिक, इनके अनुसार है टॉरेंस के अनुसार शाब्दिक भाग हो गया, यानी वर्बल सेक्शन, ठीक है। आकृतिक भाग हो गया, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है आकृतिक भाग को। तो आकृतिक भाग जो है यहाँ पे पूछना, अनुमान करना हो गया, उत्पादन हो गया, उन्नति, असाधारण हो गया। फिर टॉरेंस परीक्षण में सृजनात्मकता क्या होता है, ठीक है। तो इसमें 3 वस्तुओं के मापन पर बल डाला है, यानी कि 3 वस्तुओं पे जो है मापन पर बल डाला है। 3 वस्तुओं के मापन पर लचीलापन एक होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी, और एक होता है मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ठीक है। ये और एक आपका कौन सा है इसमें शेष रह गया, एक प्रभाविता, एक ही है, प्रभाविता हो गया, लचीलापन हो गया, और एक मौलिकता हो गया। यह एक कसौटी संदर्भित परीक्षण है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और एक लास्ट आपका ये है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सृजनात्मकता जो है सिद्धांत कह सकते हैं, या चरण जो सोपान दिए, ठीक है। तो गिलफोर्ड के विचार के अनुसार, यानी कि गिलफोर्ड ने जो है 1967 में सृजनात्मकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनका कहना है कि सृजनात्मकता की उपमाप करने के लिए जो भी परीक्षण बनाया जाता है वह मानसिक प्रक्रिया के एक विशेष पहलू का मापन होता है। गिलफोर्ड के अनुसार जो है मानसिक प्रक्रिया के अनुसार जो एक विशेष पहलू होता है। गिलफोर्ड का विचार जो है सृजनात्मकता में जो है अपसारी चिंतन, न कि अभिसारी चिंतन सम्मिलित होता है। यानी कि गिलफोर्ड ने जो बताया, तो इन्होंने बताया है कि जो है ये अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन जो है नहीं होता है, दोनों को ना बताया है। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, 2 बार देखिएगा क्लास और समझ में आ जाएगा आप सभी स्टूडेंट को। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभिसारी चिंतन होता है। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। अभिसारी चिंतन इसमें बोला गया है, अभिसारी चिंतन में सम्मिलित होता है। अपसारी चिंतन में व्यक्ति को दी गई सूचनाओं के आधार पर विभिन्न दिशाओं का चिंतन करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है। इस तरह के चिंतन में समस्या का समाधान व्यक्ति तभी कर पाता है जब वह अपनी ओर से कुछ नए तत्व या सूचनाओं को परिस्थिति में लाकर जो है जोड़ देता है, ला पाता है। इसमें हो गया अपसारी चिंतन, हो गया कि मतलब जो है कोई एक समस्या है तो उसका जो है अनेक प्रकार से समाधान हो सकता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को मापने के लिए जो है 2 तरह के परीक्षणों पर अधिक बल डाला है। तो यहाँ पे और देख सकते हैं असाधारण उपयोग परीक्षण हो गया और परिणाम परीक्षण हो गया, यानी कि ये 2 प्रयोग बताए हैं। यानी कि ये जो गिलफोर्ड के अनुसार जो है 2 परीक्षण बताए गए हैं।
यहाँ पे आपको समझने की बात ये है, यहाँ पे आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। आप सॉरी सोपान ये थे, ठीक है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के विचार आपको ये पढ़ रहे थे आप। यहाँ पे देख सकते हैं ये सृजनात्मकता संबंधी मनोवैज्ञानिकों के विचार, ये आपके विचार हैं। तो 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, गेटजेल के अनुसार, ठीक है। इन्होंने 5 प्रकार के जो है बताए हैं परीक्षण, यानी कि वस्तुओं के माप को कह सकते हैं, ठीक है। और एक जो है आपका जो है टॉरेंस के अनुसार हो गया, ये एक टॉरेंस के अनुसार हो गया, यहाँ पे एक गिलफोर्ड के अनुसार हो गया। तो ये गिलफोर्ड ने 2 प्रकार के जो है परीक्षण बताए और इन्होंने जो है 1 प्रकार के बताए, जिसको जो है सॉरी टॉरेंस ने जो है इन्होंने जो है लोकप्रिय सिद्ध एक परीक्षण बताया, यानी कि जिसमें 2 भाग होते हैं और जो लास्ट भाग है ये इसमें जो है 3 उपभाग हो गए। इसके बाद आपको इतना ही इस क्लास में, मतलब आज की क्लास में इतना ही। और पिछला आप रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे ये है, इसको आप सभी स्टूडेंट को ये सब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समस्या समाधान क्या है, गहन चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे इसको हमने पढ़ाया था, समस्या समाधान की संकल्पना है। यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्याओं का विश्लेषण करना, समाधान की खोज करना शामिल है। समस्या समाधान का अंतिम लक्ष्य बाधाओं को नियंत्रित करना तथा उनका सबसे सटीक एवं प्रभावी समाधान खोजना होता है। जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीके का सीखना आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि समस्या समाधान जो है ये किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया होती है। ये परिभाषाएं दी गई हैं, इसको देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। और यहाँ पे देख सकते हैं एक परिभाषा के तौर पे, समस्या से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति कुछ चाहता है परंतु आसानी से प्राप्त नहीं होता है। और इसमें जो है मौलिक एक कौन है, समस्या समाधान की 3 महत्वपूर्ण पहलू, ये लक्षण या पहलू कह सकते हैं। तो मौलिक अवस्था एक होती है, एक लक्ष्य अवस्था होती है, एक नियम होता है। समस्या समाधान ये भी है कि आपकी परिभाषा समझने के तौर पे आप समझ सकते हैं कि समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह होता है जिससे मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए सिद्धांतों का उपयोग करता है। गैनी के अनुसार ये परिभाषा। और समस्या समाधान का जो है वो क्या है, निष्कर्ष क्या है, जैसे समस्या समाधान मानसिक क्रियाओं पर बल देता है, ठीक है। जो समस्या समाधान होता है ये मानसिक क्रियाओं पर बल देता है। प्रयोजन विधि जो होती है वो क्रियात्मक कार्य पर बल देती है, शारीरिक पर, ठीक है, शारीरिक शिक्षा कार्य पर, ठीक है। और ये समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे समस्या समाधान यानी कि ये समस्या देख सकते हैं, शैक्षणिक समस्या होती है, व्यवसायिक होती है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, व्यक्तिगत, बहुत सी समस्याएं हो गई, ठीक है। और इसके बाद ये घटक हो गए। और ये अवस्थाएं आप देख सकते हैं, तैयारी, विकल्प, ये सब अवस्थाएं हमने पढ़ा दिया है। ये सब ये अवरोधक हो गए, कारक समस्या समाधान के। या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं समस्या समाधान के कारक या अवरोधक, जानकारी की कमी होना और समझ की कमी, अव्यवस्थित होना, धैर्य की कमी, प्रतिक्रिया, ये सभी जो है ये सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। समस्या समाधान की विधियाँ हो गई, विधियाँ आप सभी स्टूडेंट एक नज़र में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 है विधियाँ। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था गहन चिंतन क्या होता है। तो गहन चिंतन के बारे में आप देख लीजिएगा। चिंतन का मतलब होता है सोचना या विचार करना, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। यह आपके दिमाग की एक क्रिया है जिससे आप किसी भी समस्या को किसी तरीके से विचार कर रहे हैं या यह प्रक्रिया आपकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका होती है। यानी कि गहन चिंतन किसी बात को ध्यानपूर्वक सोचना, किसी बात पर विचार करना, ध्यान लगाना, ये सब आपका जो है चिंतन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये आलोचनात्मक या समालोचनात्मक या जो है गहन चिंतन इसको बोल सकते हैं। ये तो आपका चिंतन था। आपने चिंतन क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चिंतन होता क्या है। तो चिंतन के बारे में आप जानते हैं, यानी कि थिंकिंग, यानी जो आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं या किसी बात को ध्यानपूर्वक याद कर रहे हैं या विचार ध्यान लगाना, ये सब हो गया। और इसके बाद आप ये जो है ये आपकी परिभाषा के तौर पे होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ ये गहन चिंतन एक क्रिटिकल थिंकिंग जिसके अदर नाम है आलोचनात्मक या समालोचनात्मक कह सकते हैं। किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्त का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। यानी कि गहन का मतलब हो गया गुण दोषों की दृष्टि से वस्तु को देखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं गहन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन किसी जानकारी या समस्या को समझने और उससे निर्णय लेने का तरीका है। आलोचनात्मक सोच एक तरह की सोच है जिसमें आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में सवाल करते हैं, विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और निर्णय लेते हैं। ये सब जो है गहन चिंतन के अंतर्गत आता है, या आप कह सकते हैं आलोचनात्मक चिंतन, एक ही है नाम। आलोचनात्मक शब्द ग्रीक भाषा क्रिटिकोस से आया है, यानी कि इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ निर्णय लेने, ठीक है, निर्णय लेना। इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका जो है बुक से है, तो इसको भाई आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एक परिभाषा है सिल्वरमैन के अनुसार पढ़ लीजिएगा। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। गहन चिंतन इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। प्रतीकात्मक चिंतन मतलब संकेतों के द्वारा, चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में सहायता। जैसे कि आपने संकेत, जैसे कि आप बुक में पढ़ते हैं तो ये संकेत तौर पर है, तो आप पढ़ करके समझते हैं अपने आप से। इसको अच्छे से पढ़िएगा। गहन चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे सही समझकर मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि जो ऐसे ही मान लेते, जैसे आपने कुछ कहीं से कुछ घटना सुनी या कोई चीज़ है, हमने सुना या हमने पढ़ाया, आपने समझ लिया कि हाँ यही सही है, तो कुछ ऐसा कहा जाता है कि ऐसे इस तरह के व्यक्ति जो है चिंतन की शक्ति कम होती है। तथा दूसरी और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के विषय में कहने से पहले वे उसके गुण दोष परखते हैं, तभी उसे सही गलत मानते हैं। व्यक्ति में इस प्रकार का चिंतन गहन चिंतन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे किसी ने आपको कोई सूचना दी, आपको कुछ बताया, तो आप उसको ऐसे मान लिया कि सही है, तो वो जो है कहेंगे ये जो है कम शक्ति के जो है
कम शक्ति के बालक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, और जो कोई सूचना है या कुछ भी घटना है उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं, गुरु दोस्तों का पता लगाते हैं, वे अधिक चिंतन वाले व्यक्ति होते हैं। और ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, चिंतन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो चिंतन के प्रकार स्वयं चिंतन यानी स्वयं सेल्फ मतलब थिंकिंग, ठीक है, यानी स्वयं के बारे में जानना है या स्वयं से चिंतन करना। और यथार्थवादी चिंतन हो गया, तो यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत जो है ये 3 भाग में बांटा गया है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है। अभिसारी चिंतन हो गया, सृजनात्मक चिंतन हो गया, आलोचनात्मक चिंतन हो गया। तो अभिसारी चिंतन आपको पता होगा, सृजनात्मक चिंतन भी पता होगा, आलोचनात्मक चिंतन भी पता होगा, ये सभी आपको पता हमने पढ़ा रखा है। अभिसारी चिंतन का मतलब है जैसे कि ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई समस्या है, ठीक है, तो उसका समाधान केवल एक ही हो सकता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, आप लिखा है सारा, सब पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, सब समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेटा संज्ञान, इसको भी हमने पढ़ा रखा है, मेटा संज्ञान, ठीक है। तो इसे अधिसंज्ञान भी बोलते हैं। तो मेटा मतलब स्थिति या दशा में परिवर्तन हो गया, मेटा कॉग्निशन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सोचने के बारे में सोचना, यानी कि यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मेटा संज्ञान, अधिसंज्ञान, ठीक है। परासंज्ञान इस वाले नाम है। संज्ञान का मतलब होता है किसी घटना या व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करना, या यह एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान शब्द की परिभाषा विचार, अनुभव, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। ज्ञान क्या होता है? अनुभव, ज्ञान और अच्छे निर्णय का गुण होता है, ठीक है। मेटा संज्ञान का अर्थ देख लीजिए, सोचने के बारे में सोचना, ये हो गया। यानी कि जो मेटा संज्ञान होता है ये सोचने के बारे में सोचना होता है, यानी कि जानने के बारे में जानना। जैसे कि आप कोई चीज़ जान रहे हैं फिर भी उसके बारे में अधिक जानने की कोशिश करना खुद से। प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता, यह सीखने और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये सृजनात्मकता, यानी कि ये मेटा संज्ञान जो होता है, यानी कि मेटा कॉग्निशन, तो ये जो होता है सोचने के बारे में सोचना, या आप कह सकते हैं अपनी सोच प्रक्रिया के बारे में जागरूकता और नियंत्रण करना, यानी कि और अधिक जानकारी। यह है सीखने और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मेटा संज्ञान होता है ये सीखने और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी अपने विचारों, यानी कि जो शिक्षार्थी होता है, व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है, तो वो अपने विचारों, यानी कि अपने विचारों या चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करना, यहाँ देख लीजिए, यानी कि जो स्वयं के जो है ज्ञान पर मनन करना होता है, अधिसंज्ञान चिंतन या कहलाता है, या मेटा संज्ञान कह दीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और आप ये पहलू देख लीजिएगा, मेटा स्मृति के जो है ये पहलू होते हैं, ये भी एक प्रकार का पहलू ही है, ठीक है। मेटा संज्ञान का ये 3 है, ज्ञान है, मॉनिटरिंग है और नियंत्रण है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और आज की क्लास में अब इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में। अगली क्लास में बात करती हूँ, अगली क्लास में जो है 3rd अध्याय पढ़ाऊँगी, मतलब यूनिट 3rd होगी, और जिसमें से ये 2nd अध्याय था, और थर्ड अध्याय से जो है पार्ट, यानी कि हम पढ़ाएंगे अधिगम एंड सीखना, जो है अधिगम के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहें।